नमस्कार। सुबह के 10 बज गए हैं और मैं प्रतिबिंब शर्मा हाजिर हूं अभी तक के तमाम अपडेट्स के साथ। सबसे पहले नजर अब तक के बड़े अपडेट्स पर। संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में भव्य हिंदू मंदिर का 14 फरवरी को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में होगा प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत। भारत यूएई मित्रता उत्सव का होगा आयोजन के लिए हजारों ने करवाया पंजीकरण। कतर में गिरफ्तार भारतीयों के मामले में सरकार को मिली बड़ी कामयाबी। मौत की सजा का सामना कर रहे 8 भारतीयों को किया गया रिहा। विदेश मंत्रालय ने कतर सरकार को कहा शुक्रिया। सभी पूर्व भारतीय नौसैनिकों की रिहाई को माना जा रहा है भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती 1 लाख से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र करेंगे वितरित। पीएम इस अवसर पर नई दिल्ली में एकीकृत परिसर कर्मयोगी भवन के प्रथम चरण की भी रखेंगे आधारशिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनौथ के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्रीलंका और मॉरिशस में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई और रुपे कार्ड सेवा का करेंगे शुभारंभ। अब डिजिटल क्रिएटर्स को मिलेगा नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड। सरकार ने की घोषणा। प्रधानमंत्री मोदी बोले, ये लोगों के लिए एक बड़ा अवसर। आज की सबसे बड़ी अपडेट। कतर में गिरफ्तार 8 भारतीयों को कतर की सरकार ने रिहा कर दिया है। भारतीयों की रिहाई को भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। भारत ने भारतीयों की रिहाई पर कतर की सरकार की सराहना की है। भारत के विदेश मंत्रालय ने आज ही जारी एक बयान में कहा कि कतर में हिरासत में लिए गए सभी 8 भारतीय नागरिकों को रिहा कर दिया गया है और उनमें से 7 भारत लौट भी आए हैं। भारतीय लोगों को अगस्त 2022 में कतर में अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया था और उनके द्वारा किए गए अपराधों को स्पष्ट किए बिना ही उन्हें हिरासत में भी रखा गया था। भारतीय नागरिकों को 25 मार्च 2023 को दायर आरोपों का सामना करना पड़ा और कतर के कानून के अनुसार कानूनी कार्रवाई से भी गुजरना पड़ा। नवंबर में डेहरा ग्लोबल कंपनी और कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम करने वाले 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को मौत की सजा दी गई। उस समय भारत ने कतर के फैसले पर आश्चर्य व्यक्त किया था और अपने नागरिकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सभी कानूनी विकल्प भी तलाशे थे। 26 अक्टूबर 2023 को कतर के एक न्यायालय द्वारा फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद से ही नौसेना के पूर्व अधिकारियों को बचाने की कोशिश भारत लगातार कर रहा था। आखिरकार मोदी सरकार के प्रयास रंग लाए और सभी पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया गया। इसे भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में भी देखा जा रहा है। भारत में लेन देन को अद्भुत गति देने के पश्चात अब भारत का यूपीआई और रुपे कार्ड सेवा विश्व भर के देशों को भी आकर्षित कर रही है। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनौथ के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्रीलंका और मॉरिशस में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई और मॉरिशस में रुपे कार्ड सेवा का शुभारंभ करने वाले हैं। इससे श्रीलंका और मॉरिशस की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिक और भारत की यात्रा करने वाले इन देशों के लोग यूपीआई की सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। मॉरिशस में रुपे कार्ड सेवा के विस्तार से मॉरिशस बैंक रुपे कार्ड व्यवस्था पर आधारित कार्ड जारी कर पाएंगे। साथ ही भारत और मॉरिशस दोनों में रुपे कार्ड के उपयोग से भुगतान की सुविधा मिल पाएगी। श्रीलंका और मॉरिशस के साथ भारत के मजबूत सांस्कृतिक संबंधों के बाद इस शुरुआत से तेज डिजिटल लेन देन से लोगों को लाभ होगा और डिजिटल कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती 1 लाख से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं।
प्रधानमंत्री इस अवसर पर नई दिल्ली में एकीकृत परिसर कर्मयोगी भवन के प्रथम चरण की आधारशिला भी रखने वाले हैं। ये परिसर मिशन कर्मयोगी के विभिन्न हिस्सों के बीच सहयोग और तालमेल को बढ़ावा देगा। पीएम मोदी आज सुबह करीब 10:30 बजे नियुक्ति पत्र वितरित करने वाले हैं। रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत केंद्र सरकार के विभागों में भर्तियां हो रही हैं और राज्य केंद्र शासित प्रदेश इस पहल का समर्थन भी कर रहे हैं। नवनियुक्त युवा विभिन्न मंत्रालयों विभागों जैसे राजस्व विभाग, गृह मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, रक्षा मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय और रेलवे मंत्रालयों में विभिन्न पदों पर भर्ती होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जन्म जयंती पर गुजरात के मोरबी में आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के माध्यम से स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन, देश और समाज में उनकी भूमिका को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वामी जी के योगदानों को याद करने के लिए, उन्हें जन जन तक पहुंचाने के लिए आर्य समाज ये महोत्सव मना रहा है। मुझे पिछले वर्ष इस उत्सव के शुभारंभ में भाग लेने का अवसर मिला था। जिस महापुरुष का योगदान इतना अप्रतिम हो, उनसे जुड़े महोत्सव का इतना व्यापक होना स्वाभाविक है। मुझे विश्वास है कि ये आयोजन हमारी नई पीढ़ी को महर्षि दयानंद के जीवन से परिचित करवाने का प्रभावी माध्यम बनेगा। साथियों, मेरा सौभाग्य रहा कि स्वामी जी की जन्मभूमि गुजरात में मुझे जन्म मिला। उनकी कर्मभूमि हरियाणा लंबे समय तक मुझे भी उस हरियाणा के जीवन को निकट से जानने, समझने का और वहां कार्य करने का अवसर मिला। इसलिए स्वाभाविक तौर पर मेरे जीवन में उनका एक अलग प्रभाव है, उनकी अपनी एक भूमिका है। मैं आज इस अवसर पर महर्षि दयानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। देश विदेश में रहने वाले उनके करोड़ों अनुयायियों को भी जन्म जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इतिहास में कुछ दिन, कुछ क्षण, कुछ पल ऐसे आते हैं जो भविष्य की दिशा को ही बदल देते हैं। आज से 200 वर्ष पहले दयानंद जी का जन्म ऐसा ही अभूतपूर्व पल था। ये वो दौर था जब गुलामी में फंसे भारत के लोग अपनी चेतना खो रहे थे। स्वामी दयानंद जी ने तब देश को बताया कि कैसे हमारी रूढ़ियां और अंधविश्वास ने देश को जकड़ा हुआ है। इन रूढ़ियों ने हमारे वैज्ञानिक चिंतन को कमजोर कर दिया था। इन सामाजिक बुराइयों ने हमारी एकता पर प्रहार किया था। समाज का एक वर्ग भारतीय संस्कृति और आध्यात्म से लगातार दूर जा रहा था। ऐसे समय में स्वामी दयानंद जी ने वेदों की ओर लौटो इसका आह्वान किया। उन्होंने वेदों पर भाष्य लिखे, तार्किक व्याख्या की। उन्होंने रूढ़ियों पर खुलकर प्रहार किया और ये बताया
कि भारतीय दर्शन का वास्तविक स्वरूप क्या है। सरकार ने नए जमाने के इन्फ्लुएंसर्स और रचनाकारों को पहचाने और साथ ही भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का जश्न मनाने के लिए नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड पहल की सराहना करते हुए कहा कि ये रचनात्मक कार्यों में लगे लोगों के लिए एक बड़ा अवसर है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड के संबंध में माईगॉव इंडिया का एक पोस्ट भी टैग किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल क्रिएटर समुदाय से नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में हिस्सा लेने के लिए कहा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने इन पुरस्कारों को क्रिएटर समुदाय के लिए एक बड़ा अवसर बताया। उन्होंने कहा कि सरकार युवा शक्ति को सम्मानित करना चाहती है, चाहे ये युवा नवाचार कर रहे हों, प्रेरित कर रहे हों या बदलाव की अलग जगह रहे हों। इस पुरस्कार के लिए 20 से अधिक श्रेणियों में नामांकन इस महीने की 21 तारीख तक mygov.com पर किया जा सकता है। आप स्वयं को या अपने पसंदीदा रचनाकार को नामांकित कर सकते हैं। 2, 1 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के जनजातीय बहुल झाबुआ जिले में रविवार को 7,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने आहार अनुदान योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख महिला लाभार्थियों को आहार अनुदान की मासिक किश्त उपलब्ध करवाई। प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को 1,75,000 अधिकार अभिलेख वितरित किए। उन्होंने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 559 गांवों के लिए लगभग 55 करोड़ रुपए की राशि जारी की। प्रधानमंत्री ने झाबुआ में सीएम राइज स्कूल का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में 3,275 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली सड़क विकास परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों के दौरान सरकार जनजातीय समाज के उत्थान, गौरव और सम्मान के लिए समर्पित रही है। मध्य प्रदेश के झाबुआ में आयोजित जनजातीय महाकुंभ को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने जनजातियों के सशक्तिकरण और विकास की हर गारंटी पूरी की है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जनजातीय समाज हमारे लिए वोट बैंक नहीं बल्कि वो देश का गौरव है और देश के उज्जवल भविष्य की गारंटी है। साथियों, आज जो सबसे वंचित है, सबसे पिछड़ा है, हमारी सरकार में वो सबसे पहली प्राथमिकता है। समाज में जो सबसे आखिरी वर्ग होता था, हमने विकास में उसे सबसे पहला दर्जा दिया। जो सबसे गरीब थे, आज सबसे पहले सरकार उनके लिए योजनाएं बनाती है। सबसे आखिरी गांव, सबसे आखिरी वर्ग, ये कौन लोग थे? इनमें से ज्यादातर हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़ा, ऐसे वंचित समाज के लोग थे। इसलिए सबसे पिछड़े जनजातीय समूहों के लिए हमने पीएम जन मन योजना शुरू की। जो जनजातीय समाज अब तक विकास की मुख्य धारा से कटा हुआ था, जनमन योजना के तहत उनका तेज विकास शुरू किया गया है।
इसका लाभ यहां इस क्षेत्र की बैरा, भारिया और सहरिया जैसे जनजातीय समूह को होने वाला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात और राजस्थान की 3 दिवसीय यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज गुजरात के टंकारा में महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती के अवसर पर 200वें जन्मोत्सव ज्ञान ज्योति पर्व स्मरणार्थोत्सव समारोह में हिस्सा लेने वाली हैं। राष्ट्रपति बाद में सूरत में सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 20वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी। मंगलवार को राष्ट्रपति वलसाड में श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर का दौरा करेंगी। धर्मपुर में गुजरात के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के सदस्यों के साथ भी बातचीत करेंगी। 14 फरवरी को राष्ट्रपति राजस्थान के बेणेश्वर धाम में विभिन्न स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी जनजातीय महिलाओं की एक सभा को भी संबोधित करने वाली है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि चौधरी चरण सिंह जी ने सार्वजनिक जीवन में सर्वश्रेष्ठ मानक स्थापित किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो ग्रामीण वर्ग के सर्वमान्य नेता थे। चौधरी साहब किसी जाति या परिवार के नहीं, वो सबके हैं और मैं सब में से एक हूँ। उपराष्ट्रपति ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 56वीं पुण्यतिथि पर जयपुर में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति व्याख्यान में उनके जीवन दर्शन की प्रासंगिकता पर अपना उद्बोधन भी दिया। उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्य स्मृति में हम एक ऐसे व्यक्तित्व को याद कर रहे हैं जिनके विचार भारत में बदलाव का बहुत बड़ा केंद्र बने। गत दशक में देश में जो अकल्पनीय विकास हुआ है, जो अप्रत्याशित परिवर्तन हुए हैं, उनकी भावना के ही अनुरूप हुए हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में भारत में नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कार उन लोगों को मिले हैं जो इनके वास्तविक हकदार थे, सिफारिश से किसी को नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया है, जिन्होंने कृषि में बड़ा योगदान दिया है। चौधरी साहब ने सार्वजनिक जीवन में सर्वश्रेष्ठ मापदंड स्थापित किए। चौधरी साहब ने कभी ऐसा कृत्य नहीं किया जिससे हम चिंतित हों। उनका सोच, उनका चिंतन बेवाक था। वो ग्रामीण वर्ग के सर्वमान्य नेता थे। चौधरी साहब किसी जाति और परिवार के नहीं हैं। मैं उनके पोते की सराहना करता हूं, जिसने राज्यसभा में कहा, मैं उनका पोता हूं पर वो सबके हैं, मैं सब में एक हूं। उपराष्ट्रपति जयपुर में जाट ऑफिसर्स सोशल फोरम द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारा उत्तरदायित्व है, हमें एक समाज में विश्वास करना चाहिए और हमें सभी के साथ सहयोगात्मक रुख भी अपनाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 7 राज्यों में अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल से अपने प्रत्याशियों की सूची साझा की है। उत्तर प्रदेश से 7 उम्मीदवार हैं, जिनमें 2 महिला शामिल हैं। यूपी से राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव के लिए सुधांशु त्रिवेदी, आरपीएन सिंह, चौधरी तेजवीर सिंह, साधना सिंह, संगीता बलवंत, अमरपाल मौर्य और नवीन जैन को उम्मीदवार बनाया गया है। हरियाणा भाजपा के पूर्व प्रमुख सुभाष बराला को हरियाणा से पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया गया है। बिहार से डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता और डॉक्टर भीम सिंह राज्यसभा के लिए बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। उत्तराखंड से महेंद्र भट्ट, पश्चिम बंगाल से सामिक भट्टाचार्य, छत्तीसगढ़ से राजा देवेंद्र प्रताप सिंह और कर्नाटक से नारायण कृष्णास भांडसे को राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की सूची में शामिल किया गया है।
और बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की। इतिहास में आज की तारीख से कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी हैं, आइए जानते हैं। 12 फरवरी साल 1824 को महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात में मोरबी जिले के टंकारा में हुआ। वे आधुनिक भारत के महान चिंतक, समाज सुधारक और आर्य समाज के संस्थापक थे। वेदों के प्रचार और आर्यावर्त को स्वतंत्रता दिलाने के लिए उन्होंने बंबई यानी आज के मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने वेदों की सत्ता को सदा सर्वोपरि माना। उनका प्रमुख नारा था, वेदों की ओर लौटो। स्वामी दयानंद के प्रमुख अनुयायियों में लाला हंसराज ने उनकी स्मृति में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। साल 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम में स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना अमूल्य योगदान दिया। संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में बन रहा भव्य हिंदू मंदिर लगभग बनकर तैयार हो गया है। 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। यूएई का ये पहला हिंदू मंदिर ऐतिहासिक भी है और भविष्य का सुंदर संकेत भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल 13 फरवरी को अबू धाबी के जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में भव्य स्वागत होगा। 200 से अधिक समुदाय, 700 से अधिक स्थानीय कलाकार, 60,000 से अधिक पंजीकरण और उत्साही लोगों की कतार भारत यूएई मित्रता, विविधता में एकता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के उत्सव का उत्सुकता से इंतजार कर रही है। आइए चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इससे जुड़े एक विशेष वीडियो के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार। अयं निजः परोवेति गणनायं चेतसा उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकौ। मुझे देश से है प्यार बड़ा, मैं दुनिया के साथ खड़ा। विश्व है परिवार मेरा, नाम है भारत मेरा। अहलन मोदी, अहलन मोदी। विश्व प्रेम की मूरत हूँ, विश्व मित्र मैं भारत हूँ। अहलन मोदी, 13th February 2024, an evening to celebrate the colors of unity, the bonds of friendship, the spirit of culture. A night to remember. Don't miss out. See you at Ehlan Modi on 13th February at Zayed Sports City Stadium, Abu Dhabi.